सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 2 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और ये प्रश्न आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है प्रश्न कि अभी हाल ही में यूनेस्को ने किसे भारत का प्रथम साहित्य का शहर बनाने की घोषणा की है? तो आंसर होगा कोझिकोड को। तो अभी यूनेस्को ने केरल के कोझिकोड शहर को साहित्य के शहर का खिताब दिया है, यानी कि सिटी ऑफ लिटरेचर का खिताब। और याद रखना, ये गौरव प्राप्त करने वाला ये भारत का पहला शहर बन गया है। अच्छा, अभी इसी के साथ मध्य प्रदेश के ग्वालियर को संगीत के शहर के रूप में भी मान्यता दी है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ग्वालियर के पहले वाराणसी और चेन्नई भी इस कैटेगरी में शामिल हो चुका है। अभी मैं आपको पूरी लिस्ट बताऊंगा। तो हमने कहा कि यूनेस्को ने इन्हें अपने यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया है और अब तक इस नेटवर्क में इस 100 से अधिक देशों के 350 शहरों को शामिल किया जा चुका है। तो प्रश्न में हमने क्या देखा कि भारत का पहला साहित्य का शहर यानी कि सिटी ऑफ लिटरेचर, ये कौन सा शहर बना है? तो आंसर होगा कोझिकोड। लेकिन अगर आप पूछोगे कि इस नेटवर्क में, इस लिस्ट में सिटी ऑफ लिटरेचर का खिताब पाने वाला पहला शहर कौन सा था, तो ये चेक रिपब्लिक की कैपिटल प्राग था, जिसे ये टैग मिला था, ये सम्मान मिला था 2014 में। और अगर आपसे पूछे कि इन्हें इस लिस्ट में कहाँ पे शामिल किया गया, तो यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क का जो अभी वार्षिक सम्मेलन हुआ, वहाँ पे कहाँ पे हुआ था ये वार्षिक सम्मेलन, ये समिट पुर्तगाल के ब्रागा में। वहीं पे अभी विश्व के टोटल 55 शहरों को इसमें शामिल किया गया अलग अलग कैटेगरी में। और इस समिट की थीम भी थी अगले दशक के लिए युवाओं को मेज पर लाना। तो इन 55 शहरों में जिनको अभी इस नेटवर्क में शामिल किया गया, इसमें 2 भारतीय शहर हैं। एक तो कोझिकोड है, जिसे कौन सा टैग मिला है या किस कैटेगरी में ऐड किया गया, तो साहित्य के शहर सिटी ऑफ लिटरेचर, और ग्वालियर को संगीत का शहर का टैग मिला। वैसे इस नेटवर्क में भारत के और भी शहर हैं जो पहले से शामिल हैं। मैं यहाँ पे लिस्ट लगा रहा हूँ, तो आप आराम से उनको पढ़ सकते हैं। और अगर देखो एग्जाम में एग्जामिनर और भी डीप में जाकर के अगर पूछना चाहे तो वो पूछ सकता है कि इस लिस्ट में कितनी कैटेगरीज में शहरों को शामिल कर सकते हो आप। तो 7 कैटेगरीज हैं, वो 7 कैटेगरीज भी मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जितनी भी तरह से प्रश्न बन सकते हैं वो सारे प्रश्न मैंने आपको बता दिए हैं। लेकिन अब बात यूनेस्को की भी हुई है, तो उसके भी स्टैटिक देख लेते हैं। देखो, यूनेस्को की स्थापना होती है 1945 में। इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर मिलेगा पेरिस, फ्रांस में, और डायरेक्टर जनरल है ऑड्रे। अच्छा, अभी हमने पढ़ा था यूनेस्को में भारत की 41वीं और 42वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी बनी है? तो 41वां तो बना था शांति निकेतन, जो कि है पश्चिम बंगाल में, और 42वां बना था होयसला मंदिर, जो कि है कर्नाटक में। तो ये भी आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है, अभी हाल में किसे रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा दीनानाथ राजपूत को। तो सामाजिक कार्यकर्ता है दीनानाथ राजपूत, और इनको अभी ग्रामीण विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दूसरे रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपसे अगर पूछे कि इस पुरस्कार में कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है, तो 10 लाख रुपए। तो उन्होंने छत्तीसगढ़ के बस्तर में आदिवासी महिलाओं को सशक्त बनाने का कार्य किया, उसी के लिए इनको ये पुरस्कार मिला है। और आपको बता दूं, उन्होंने किसान उत्पादक संगठन फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी 2018 में, और उसके जरिए छत्तीसगढ़ में 6000 से अधिक आदिवासी महिलाओं के जीवन को बदलने का प्रयास किया था। और इस बार इनको ये जो रोहिणी नैयर पुरस्कार मिला है, ये इसका दूसरा संस्करण है, या कह सकते हो दूसरी बार इनको मिल रहा है। तब आप जानना चाहोगे कि पहली बार किसे मिला था? तो ये पहला रोहिणी नैयर पुरस्कार मिला था सेथ रिचम संगतम को, और अब दूसरी बार मिल रहा है दीनानाथ राजपूत को। और अभी ये उनको पुरस्कार दिया किसने? तो 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है NK सिंह, उन्होंने इनको ये सम्मान दिया। बाकी देखो, रामचंद्र गुहा की बात करेंगे तो 2023 के लिए एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता था। ललित नटराजन बाल श्रम उन्मूलन के लिए इनको इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 मिला था। तो यहाँ पे इस प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखना, दीनानाथ राजपूत का। हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में बन्नी उत्सव ये कहाँ पे मनाया गया? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश में। ये बन्नी उत्सव हर साल आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में मनाया जाता है। और इसमें क्या होता है? तो इसमें जो लोग हैं वो 2 देवताओं को अपने पाले में रखने के लिए एक दूसरे पर लाठियों से वार करते हैं।
एक्चुअली में लोगों का मानना है कि जो भी देवताओं की मूर्ति को अपने यहाँ पे लेकर के लाने में कामयाब होता है तो उससे गांव में समृद्धि आती है। अब आपके लिए ये प्रश्न एग्जाम के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी इसमें 3 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए, तो अभी ये चर्चा में रहा और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर प्रतिबंध भी लगा दिया। भाई ऐसे लाठियों से वार करते हो, सीरियस हो जाओ, ज़्यादा लोग मर जाते हैं। और ये हर साल होता है, मतलब कोई ना कोई तो इसमें घायल होता ही है और कोई ना कोई इसमें मरता ही है। भाई ऑब्वियस सी बात है, लाठियों से मारते हैं, किसी की ज़्यादा लग गई, कम लग गई, गलत जगह लग गई तो जन हानि हो जाती है ना इसमें। तो अभी सिंपल सा आपको याद रखना है एग्जाम के लिए कि बन्नी उत्सव ये कहाँ का त्यौहार है, कहाँ मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश में। चलो कुछ और फेस्टिवल, कुछ और उत्सव में आपको रिवाइज करा दूं जो अभी 2023 में हमने मनाए। तो एक आपको याद है लोसर फेस्टिवल, ये आपने मनाया था लद्दाख में। और वैसे लद्दाख से याद रखना, लद्दाख में हेमिस फेस्टिवल आप मनाते हो, जांस्कर महोत्सव आप मनाते हो, लोसर फेस्टिवल तो हो ही गया। एक स्पितुक गस्टर फेस्टिवल भी आप लद्दाख में ही मनाते हो। वांगला उत्सव ये मनाया जाता है मेघालय में। लुसाफोन महोत्सव मनाया जाता है गोवा में। संगाई फेस्टिवल हो गया, ये मणिपुर का है, मणिपुर में आप योसांग महोत्सव, हुनतड़ो महोत्सव भी मनाते हो। और पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव आपने मनाया अभी केरल में। धानु जात्रा महोत्सव आपने मनाया उड़ीसा में। चेर चेरा महोत्सव ये छत्तीसगढ़ का है, छत्तीसगढ़ में आप हरेली उत्सव भी मनाते हो। लेकिन अगर पूछे हरेला उत्सव ये कहाँ का है तो उत्तराखंड का है। बिहू फेस्टिवल ये आप मनाते हो असम में। और माघी मेले का आयोजन ये किया जाता है पंजाब में। बाकी चिथिरई महोत्सव की पूछेंगे तो ये तमिलनाडु का है। तमिलनाडु में अभी आदि पेरक्कू महोत्सव भी मनाया गया था। तो कुछ महोत्सव मैंने आपको यहाँ पे रिवाइज कराया, ये हमने 2023 में मनाए हैं, इनको ध्यान में रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए कि 2034 के फीफा विश्व कप की मेजबानी ये कौन सा देश करेगा, तो आंसर होगा सऊदी अरब। तो 2034 में जो फीफा विश्व कप होंगे उसे होस्ट करेगा सऊदी अरब। एक्चुअली में हुआ कि ऑस्ट्रेलिया ने 2034 फीफा विश्व कप की मेजबानी के लिए जो बोली लगानी होती है उससे मना कर दिया और अभी 31 अक्टूबर 2023 को बोली लगाने का आखिरी दिन था। तो अब बस इकलौता सऊदी अरब ही दावेदारी के लिए बचा है। तो अब मान सकते हैं कि 2034 में फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो सऊदी अरब करेगा। इससे पहले अगर आपसे पूछें कि अभी 2022 में जो 22वां संस्करण हुआ था फीफा विश्व कप का, ये कहाँ पे हुआ था, कतर में हुआ था, जिसका शुभंकर मैस्कोट क्या था, लाइव। उसको अर्जेंटीना ने जीता था फ्रांस को हरा करके। और भी मैं आपको बताऊं तो उसमें गोल्डन बॉल का अवार्ड मिला था लियोनेल मेसी को, गोल्डन बूट अवार्ड मिला था फ्रांस के किलियन एम्बाप्पे को, और गोल्डन ग्लव अवार्ड मिला था अर्जेंटीना के एमिलियानो मार्टिनेज को। अर्जेंटीना जीता था, फ्रांस को हराया था। और याद रखना अगली बार जो होंगे 2026 में, जो कि इसका 23वां संस्करण होगा, ये 3 देशों में होंगे, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में। अब उसके 4 साल बाद जो 2030 में होने, वो अभी डिसाइड नहीं है कि कहाँ पे होंगे, लेकिन 2034 वाले ये सऊदी अरब में होंगे। फीफा की अगर बात करें तो स्थापना होती है 1904 में, हेडक्वार्टर है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में और प्रेसिडेंट है गियानी इन्फेंटो। और फुटबॉल में अभी आपने पढ़ा था कि इसमें पुरुषों में बैलन डी और पुरस्कार किसे मिला था, लियोनेल मेसी को मिला था। और महिलाओं में बैलन डी और पुरस्कार ये मिला था एटाना बोनमाटी को, ये स्पेन की है, और लियोनेल मेसी ये अर्जेंटीना के हैं। और वैसे अभी कल ही मैंने आपको 2023 में फुटबॉल से संबंधित जितने भी प्रश्न आपने पढ़े हैं वो सारे मैंने आपको एक एक करके रिवाइज कराए हैं। तो अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा तो वहां जाकर के वो सारे पॉइंट आप रिवाइज कर लीजिए। अभी हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में ब्रिटिश एंड्योरेंस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला कार रेसर कौन बनी है, तो आंसर होगा हुमैरा मुश्ताक। तो हुमैरा मुश्ताक वे लंदन में आयोजित प्रतिष्ठित ब्रिटिश एंड्योरेंस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला कार रेसर बन गई हैं। तो यहाँ से आपको यही याद रखना है, एक तो ये ब्रिटिश एंड्योरेंस चैंपियनशिप ये एक कार रेसिंग प्रतियोगिता है जो कहाँ पे होती है, ब्रिटेन में, और इसमें पार्टिसिपेट करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है कौन, हुमैरा मुश्ताक। अच्छा, अब इस प्रश्न में मैं आपको उन सभी महिलाओं का रिवीजन करवाऊंगा जो किसी न किसी कारण से पहली बार न्यूज में रही है 2023 में। तो चलो देखते हैं। आपको याद है अभी पाकिस्तान में भारत की पहली महिला उच्चायुक्त बनी थी कौन, गीतिका श्रीवास्तव। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ बनने वाली पहली महिला बनी थी कौन, जया वर्मा सिन्हा। और यूएस नेवी की पहली महिला चीफ बनी है लिसा फ्रेंचेटी। ऑस्ट्रेलिया के सेंट्रल बैंक की पहली महिला गवर्नर बनी है मिशेल बुलॉक। और विश्व मौसम विज्ञान संगठन वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला सेक्रेटरी जनरल महासचिव बनी है सेलेस्टे साउलो।
और भारत की सबसे बड़ी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जो है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, उसकी पहली महिला सीएमडी बनी है कौन? परमिंदर चोपड़ा। उसके अलावा वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला इंडियन एयरफोर्स अधिकारी बनी है दीपिका मिश्रा। वंदे भारत का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट बनी है सुरेखा यादव। और राफेल उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? शिवांगी सिंह बनी। सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट बनी है अवनी चतुर्वेदी। भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी का निधन हो गया, नाम है विजय लक्ष्मी रमन। अभी मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता है नंदिनी गुप्ता ने, ये कोटा राजस्थान से हैं। फिर बताओ सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है शिवा चौहान। बताओ अभी विदेशी परियोजना पर तैनात होने वाली बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला अधिकारी कौन बनी थी? सुरभि जखमोला। और किस देश में तैनात हुई? तो भूटान में, प्रोजेक्ट दंतक के तहत। और CSIR की पहली महिला महानिदेशक बनी है नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी है मेघना अहलावत। उसके अलावा पैरा कमांडो बनने वाली पहली महिला आर्मी सर्जन बनी है कौन? पायल छाबड़ा, यह हरियाणा की है। उसके अलावा काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला क्षेत्र निदेशक बनी डॉक्टर सोनाली घोष। और नॉर्मन ई बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 ये किसे मिला? स्वाति नायक को मिला है। और ISO सर्टिफिकेट पाने वाला देश का पहला महिला पुलिस थाना ये है भोपाल में। वैसे अगर पूछे ना कि देश का पहला महिला पुलिस थाना ये कहाँ पर है? केरल के कोझिकोड में है। और ये वही कोझिकोड है जिसे अभी सिटी ऑफ लिटरेचर यानी कि साहित्य का शहर घोषित किया है यूनेस्को ने। बाकी अभी मिलिट्री हॉस्पिटल सर्विसेज की डायरेक्टर जनरल बनने वाली पहली महिला बनी है कौन? साधना सक्सेना नायर। तो यहाँ पे ये 20 क्वेश्चन मैंने आपको रिवाइज कराए हैं और ये 20 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2023 में ये जो महिलाएं हैं ये सारी की सारी न्यूज में रही है, किसी न किसी कारण से ये पहले मामले में रही है। तो इनको ध्यान रखना आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांट करके मैं आपके लिए लेकर के आता हूँ। तो ये सारा रिवाइज कराने की मेहनत मैं कर लेता हूँ, बस आपको रीड करना है। बार बार मैं आपको रिवाइज भी करवाता हूँ ताकि आपको ये चीज़ें याद हो जाए। आपको याद करवाने के लिए, करंट अफेयर्स याद करवाने के लिए मैंने अलग से करंट अफेयर्स का रिवीजन सेशन भी स्टार्ट किया, लेकिन अगर आप ही लोग इंटरेस्ट नहीं लोगे तो फिर उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। और गाइज अगर सेशन पसंद आया, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक जरूर करना और इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर किया कीजिए। आज के हमारे वीडियो का लाइक का टारगेट रखेंगे हम 5000 लाइक्स का। इससे बस मैं यही देख रहा हूँ कि कब तक हमें ऐसे 5000 स्टूडेंट्स मिलेंगे जो हमारे वीडियोस को पसंद करते हैं। मतलब मैं इतने टाइम से पढ़ा रहा हूँ, अब मुझे पता लगता है कि 5000 स्टूडेंट्स भी नहीं है मेरे पास जो अपने इन वीडियोस को, अपनी मेहनत को पसंद करते हैं। बाकी अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस के लिए इनका क्विज बना करके अपलोड किया जाता है आपके क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे। वहीं पे PDF भी आपको मिल जाएगी, लिंक आपको मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अभी बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस की 6ठी असेंबली का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसकी अभी 6ठी असेंबली का आयोजन अभी 31 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया और इसकी अध्यक्षता की है हमारे केंद्रीय विद्युत और नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं RK सिंह। उन्होंने, आपको बता दूं इस बार तो ये 6ठी बैठक हो रही है। इसकी जो पहली बैठक हुई थी वो 2018 में हुई थी नई दिल्ली में ही। और ये भी याद रखना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के जो महानिदेशक हैं वो कौन है? डॉक्टर अजय माथुर हैं। इनका नाम हमने करंट अफेयर्स में ही पढ़ा था और इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा गुरुग्राम हरियाणा में। मतलब आप कह सकते हो कि ये पहला अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय आपको मिलेगा भारत में। इस संगठन के गठन की बात करें तो भारत और फ्रांस ने मिलकर के 2015 में पेरिस में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी कि COP21 सम्मेलन में इसका गठन किया था। भारत इसका अध्यक्ष है, फ्रांस उपाध्यक्ष है। और इसका गठन करने का उद्देश्य क्या रहा? तो सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना और कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित देशों को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में समृद्ध करना। मैं आपको बता दूं कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो भी देश है उन्हें सनशाइन देश कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा सूर्य की रोशनी होती है। तो उस सूर्य की रोशनी को, या यूं कहूँ कि उस हीट एनर्जी को हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है, यही इसका उद्देश्य है। इसमें 116 सदस्य देश हैं जिसमें से 94 देश इसके पूर्ण सदस्यता वाले देश हैं। तो याद रखना, अभी इसकी 6ठी असेंबली का आयोजन कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी 1 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस नहीं होता है? तो आंसर होगा इसका अरुणाचल प्रदेश। तो किन किन का होता है? तो देखो, 1 नवंबर को 7 भारतीय राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। कौन कौन से हैं वो? तो 7 राज्यों में तो आंध्र प्रदेश,
छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक, केरल और मध्य प्रदेश आ जाएंगे। ये हो गए 7 राज्य। और 2 केंद्र शासित प्रदेश, 2 यूनियन टेरिटरीज है, लक्षद्वीप और पुडुचेरी। तो एक बार मैं आपको खुल के और बता दूं तो पंजाब और हरियाणा ये अस्तित्व में आए थे 1 नवंबर 1966 को। कर्नाटक 1 नवंबर 1956 को मैसूर राज्य का नाम बदल के कर्नाटक कर दिया था। यहाँ की कौन सी भाषा है? कन्नड़ भाषा है। और 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर के छत्तीसगढ़ बना था। भारत का 10वां राज्य बना था ये। मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया था, जिसे भारत का हृदय, हार्ट ऑफ इंडिया कहते हैं। 1 नवंबर 1956 को ही आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। और आपने पढ़ा है कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश ही है। केरल ये भी अस्तित्व में आया था 1 नवंबर 1956 को ही। यहाँ पे कौन सी भाषा है? मलयालम भाषा। ये तो आपके 7 राज्य हो गए। और 2 यूनियन टेरिटरी हैं, लक्षद्वीप और पुडुचेरी। ये अस्तित्व में आए थे 1 नवंबर 1956 को ही। तो इस तरह से याद रखना है 1 नवंबर को किन किन राज्यों ने और किन केंद्र शासित प्रदेशों ने अपना स्थापना दिवस मनाया। तो 7 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश है, वो मैंने आपको बता दिए। ये आप ध्यान में रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा विहान तल्या। तो बेंगलुरु के 10 वर्षीय विहान तालिया, इनको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर प्रतियोगिता में 10 वर्ष और उससे कम उम्र की श्रेणी में शीर्ष पुरस्कार मिला है। और याद रखना, इस पुरस्कार को फोटोग्राफी के ऑस्कर के रूप में भी जाना जाता है। अब आप कहोगे कि उन्होंने ऐसी कौन सी फोटो खींच ली, बताओ तो देखो, ये रही वो फोटो। और इस फोटो में उन्होंने एक मकड़ी को आकर्षक मुद्रा में दर्शाया है, जो भगवान कृष्ण की मूर्ति के बगल में स्थित है। तो ध्यान रखना, इनका नाम है विहान तल्या। अच्छा, आप जानते हो अभी यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने किस राज्य के धोर्डो गांव को 2023 के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना था? चलो, ये होमवर्क प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं, इसका उत्तर देंगे आप लोग। ये धोर्डो गांव ये कहां पर है? बाकी माइकल डगलस सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना गया इनको। रवि कन्नन, आप जानते हो तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 में 4 एशियाई लोगों को चुना गया था, उसमें से एक भारतीय हैं ये। और ये जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड है ना, इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। शिव शंकरी 32वां सरस्वती सम्मान 2022 मिला इन्हें। तमिल लेखिका हैं, इनके उपन्यास का नाम है सूर्यवंशम। तो ये सारे इंपॉर्टेंट ऑप्शन हैं, इनको भी ध्यान में रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में सिंधिया और 1857 नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा राकेश पाठक ने। राकेश पाठक ये एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और अभी इन्होंने ये बुक लिखी है जिसका नाम है सिंधिया और 1857। तो बुक का नाम और लेखक का नाम याद रखना। बाकी कुछ और बुक्स हैं वो मैं आपको रिवाइज करवा दूं। जैसे अभी संजीव सान्याल, इन्होंने रिवोल्यूशनरीज नाम से बुक लिखी थी। डॉक्टर A.K. द्विवेदी ह्यूमन एनाटॉमी नाम से बुक लिखी। काकी माधव राव ब्रेकिंग बैरियर द स्टोरी ऑफ द दलित चीफ सेक्रेटरी नाम से बुक लिखी। और शशि थरूर अंबेडकर अ लाइफ नाम से बुक लिखी। के अब्दुल गफ्फार, इनकी आत्मकथा है अनजान साक्षी, इसको लॉन्च किया महेंद्र सिंह धोनी ने। ब्रिटेन के प्रिंस हैरी है, इनकी आत्मकथा है स्पेयर। अरविंद मंडलोई जादूनामा नाम से बुक लिखी। शुभ्रा गुप्ता इरफान खान अ लाइफ इन मूवीज नाम से बुक लिखी। डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन नाम से बुक लिखी। और मेघनाथ देसाई द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी नाम से बुक लिखी है। तो ये 2023 की ही कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो मैंने आपको रिवाइज कराई, इनको ध्यान में रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में विश्व शाकाहारी दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 1 नवंबर को। तो विश्व शाकाहारी दिवस ये हर साल 1 नवंबर को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य क्या है? इसे मनाने का उद्देश्य है शाकाहारी खाने में लोगों की रुचि बढ़ाना। इस दिन को इंग्लिश में आप बोलोगे वर्ल्ड वेगन डे। इसका मतलब हो गया, वेगन किसे कहते हैं? एक तो शाकाहारी आप बोलते हो वेजिटेरियन, कि हाँ भाई आप मांस मीट मच्छी वगैरह ये नहीं खा रहे हो, लेकिन हाँ आप दही खा रहे हो, दूध खा रहे हो, डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन कर रहे हो, तो हम उसे भी शाकाहारी बोलते हैं। लेकिन वेगन में यहाँ पे स्पेशल जोर दिया गया है कि आप पशुओं से जो निर्मित चीजें होती हैं या पशुओं से जो भी आपको चीजें मिलती है वो भी नहीं खाओगे। दूध आपको गाय से मिलता है, दही दूध का बनता है, वो भी गाय से मिलता है एक तरह से। मतलब जितने भी आपके डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, पनीर हो गया, घी हो गया, ये सारे मिल कहाँ से रहे हैं? ये पशुओं से ही तो मिल रहे हैं। तो इसमें ये कहते हैं कि हम तो ऐसा कुछ भी नहीं खाएंगे जो हमें पशुओं से मिल रहा हो। हम यहाँ पे वही चीजों का सेवन करेंगे जो हमें पेड़ वगैरह में मिल रहे हो, पौधों वगैरह से हमें मिल रहा हो, फल फूल वगैरह खाएंगे हम। तो इसीलिए मैंने आपको इंग्लिश में बताया इसे वर्ल्ड वेगन डे। ये होता है 1 नवंबर को।
जबकि जो आप वेजिटेरियन डे होता है, वर्ल्ड वेजिटेरियन डे, वो 1 अक्टूबर को मनाते हो। तो देखो इसमें छोटा सा अंतर था, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा, और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया कीजिए, इसमें इतने सोचने वाली बात नहीं है। आपके पैसे नहीं लगते हैं इसमें, पैसे नहीं काटता यूट्यूब, लेकिन मुझे प्रोत्साहन जरूर मिलता है, मोटिवेशन जरूर मिलता है, जो आपको अपने आप आपके वीडियोस में नजर आएगा, आपके कंटेंट में नजर आएगा। और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। मैं तो आपसे डेली कहता हूँ, लेकिन पता नहीं आप में से कितने लोग शेयर करते होंगे, बहुत कम लोग करते होंगे। वरना आप सभी लोग अगर सपोर्ट करें तो हमारा जो लाइक का टारगेट है वो हम डेली अचीव कर सकते हैं। व्यूज में भी हम 11-12 हज़ार में अटक जाते हैं। अगर आप सभी लोग शेयर करो अपने दोस्तों में, स्टडी ग्रुप्स में, तो आराम से हम 20,000 व्यूज को टच कर सकते हैं। पर पता नहीं आपको कब हमारी मेहनत समझ में आएगी। मुझे ये समझ में नहीं आता, आप भी तो सारे स्टूडेंट्स हो, आप भी तैयारी करते हो, पूरी मेहनत करते हो, दिन रात एक कर देते हो, और आप भी गॉड से प्रे करते हो कि हम पूरी मेहनत करते हैं, पता नहीं गॉड आपको कब हमारी मेहनत दिखेगी। और जब आपके ऊपर ये बात आती है कि जब आपको हमारी मेहनत देखनी है तो आप इग्नोर कर देते हो। गजब का संयोग है। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन मैं आपको करवा देता हूँ। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा था, बैलन डी'ओर पुरस्कार किसे मिला? लियोनेल मेसी को मिला है। फिर पूछा, एआई सुरक्षा पर पहला वैश्विक नेताओं का शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ? तो आंसर होगा यूके में। फिर पूछा, अभी हाल में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? टीवी नरेंद्रन। फिर पूछा, अभी 37वें राष्ट्रीय खेलों का आधिकारिक प्रायोजक ऑफिशियल स्पॉन्सर बना पेटीएम। फिर पूछा, अभी सभी जिलों में हॉलमार्किंग केंद्र वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा केरल। फिर पूछा, राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया 31 अक्टूबर। और 67 नंबर के नेशनल स्कूल गेम्स ये कहाँ पे आयोजित हुए? तो आंसर होगा श्रीनगर में। और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किसे ग्रे लिस्ट से हटा दिया है? तो ये सारे हैं, जॉर्डन, पनामा, अल्बानिया। फिर पूछा, मैक्सिकन ग्रैंड प्री को जीत लिया मैक्स वर्स्टैपेन रेडबुल के ड्राइवर हैं। और आखिरी प्रश्न पूछा कि अभी हाल ही में जारी परिवहन मंत्रालय की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत में सड़क दुर्घटनाओं में कितने लोगों की जान गई? 1.68 लाख। अभी कल का होमवर्क प्रश्न भी देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था, ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्राप्त करने वाला उत्तर पूर्व रेलवे का पहला स्टेशन कौन सा बना? तो आंसर होगा गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।